बेवकूफ। सुंदर महिला ने उसके सिर पर थपकी दी और गुर्राए। पहले ग्रह को स्कैन करो और निवासियों की सबसे मजबूत लड़ाकू क्षमता का पता लगाओ। यह एक अविकसित जगह है। यहाँ कोई भी शक्तिशाली मार्शल योद्धा नहीं है, चश्मा पहने युवक ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर से कहो। सुंदर महिला ने उसे ठंडी नजर से देखा। उफ, नेताजी, आप गलत हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। उस व्यक्ति ने तुरंत मुस्कुराहट का चेहरा बनाया और ग्रह की जांच करने के लिए अंतरिक्ष यान की स्कैनिंग प्रणाली चालू कर दी। कुछ समय बाद परिणाम सामने आने लगे। सबसे शक्तिशाली ग्रह स्तर का योद्धा होता है। मूल निवासी वास्तव में कमजोर हैं। दाढ़ी वाले आदमी ने एक भयावह मुस्कान बिखेरी। वेरियन, उनके नेटवर्क सिस्टम को हैक कर लो, उनके खूबसूरत नेता रेन गुलान ने निर्देश दिया। नेताजी, उनके पास नेटवर्क सिस्टम नहीं है, चश्मा पहने युवक वेरियन ने उत्तर दिया। रेन गुलान का चेहरा कुछ देर के लिए जम गया। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? मुझे अभी अभी यह पता चला, चौंके हुए युवक ने तुरंत कहा। सुंदर, भूरे बालों वाला आदमी वेरियन की ओर देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह जानता है कि हमारी नेता का स्वभाव बहुत खराब है, लेकिन वह आदमी उसे लगातार परेशान कर रहा है। क्या उसे लगता है कि वह काफी समय तक जीवित रहा है? वह इसके लिए पूछ रहा है। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? पहले ही ग्रह पर उतर जाओ। रेन गुलान ने उपहास किया। ठीक है, ठीक है। वेरियन ने जल्दी से अंतरिक्ष यान को घुमाया और पास के ग्रह की ओर उड़ चला। हैरेट, बिलेब्रोम, अपने साथ कुछ लोगों को ले जाओ और ग्रह पर सभी ग्रहीय चरण योद्धाओं को पकड़ लो, रेन गुलान ने आदेश दिया। हाँ, भूरे बालों वाले आदमी और दाढ़ी वाले व्यक्ति ने एक स्वर में जवाब दिया। उनके चेहरे पर सहजता थी, मानो वे मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हो। वे सभी आकाशीय योद्धा थे। मात्र ग्रहीय योद्धा उनके लिए बहुत कमजोर थे और उनसे उन्हें कोई खतरा नहीं था। वास्तव में, उन्हें पूरे ग्रह पर छा जाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत है। फिर भी, वे कभी भी अपने नेता के आदेशों का विरोध नहीं करेंगे। धमाका। अंतरिक्ष यान एक हरे भरे जंगल के ऊपर उतरा और तेज हवा के झोंकों ने नीचे के पेड़ों को कुचल दिया। जंगल में मौजूद तारा जानवर परेशान हो गए। वे डर के मारे चीखने लगे और सुरक्षा के लिए बेतहाशा भागने लगे। स्वूश स्वूश स्वूश। अंतरिक्ष यान से कई आकृतियां बाहर निकली, उनके शरीर से शक्ति निकल रही थी। वे रेन गुलान और उसके आदमी थे। भूरे बालों वाले हैरेट ने गहरी सांस ली और कहा, कितनी ताजी हवा, प्रकाश शक्ति का कितना समृद्ध स्रोत। ये ग्रह एक विशाल खजाना है। अप्रयुक्त धन, दाढ़ी वाले बिलेब्रोम ने हंसते हुए कहा। उसने आगे की ओर हाथ बढ़ाया और भागते हुए तारा जानवर को एक अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया। वह भय से संघर्ष करते हुए उसके सामने तैरने लगा। ये जीव बर्फ जैसा सफेद खरगोश था, जो लगभग 3 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा था। यह मोटा था। हैरेट ने उस पर नजर डाली और उसकी आंखें चमक उठी। यह तारा जानवर एक प्रकाश तत्व ग्रह शिष्य है। हाँ, चारों ओर प्रकाश तत्व वाले तारा जानवर हैं। यह अकेला ही हमें 1 लाख ब्रह्मांड सिक्के या उससे अधिक दिलाने के लिए पर्याप्त होगा, बिलेब्रोम ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। रेन गुलान ने खरगोश के पास जाकर उसके सिर को छुआ। वह प्राणी इतना भयभीत था कि वह पूरी तरह से शांत हो गया और विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रेन गुलान को ऐसा करते देख वहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि उन्होंने कोई भूत देख लिया है। एट नोबलबन एट। क्या इस नीच महिला को सचमुच खरगोश पसंद है? निश्चित रूप से, कोई भी महिला प्यारे जानवरों को मना नहीं कर सकती। आज रात हम ब्रेज्ड खरगोश खाएंगे, रेन गुलान ने आदेश दिया। सब लोग, हमारे नेता इसी तरह कार्य करेंगे। उनके लिए ये सोचना भी हास्यास्पद था कि उसे प्यारे जानवरों से प्यार है। वे बहुत भोले थे। खरगोश कांप उठा। हालांकि वह रेन गुलान की बातें समझ नहीं पाया, लेकिन उसे कुछ समझ में आ गया और वह असहज महसूस करने लगा। तुम क्या कर रहे हो? जाओ, रेन गुलान ने आदेश दिया। हाँ, सभी ने तुरंत उत्तर दिया। इसके बाद आकृतियां आसमान में उड़ती हुई दूर तक चली गईं और पलक झपकते ही गायब हो गईं। रेन गुलान ने खरगोश को पकड़ लिया और अंतरिक्ष यान में वापस आ गया। वेरियन जल्दी से पीछे आया और पूछा, नेता, अब हम कहाँ जा रहे हैं? रेन गुलान ने कहा, उस क्षेत्र की ओर बढ़ें जहां प्रकाश बल सबसे सघन है। वह ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। अंतरिक्ष यान एक अलग दिशा में चला गया। स्थानीय वनस्पति बहुत ही हरी भरी थी, जो ग्रह की सतह के लगभग 70% हिस्से को कवर करती थी। ये जीवन से भरपूर था। मूल निवासी जंगलों में बिखरे हुए रहते थे, जहां उनकी जनजातियां खिलती थीं। ग्रह पर सबसे बड़े जंगल की गहराई में एक जगह थी जिसे वे पवित्र भूमि मानते थे। यह एक ऊंचा पर्वत था। पहाड़ की तलहटी में घना जंगल था, जो धुंध से ढका हुआ था। वहां तरह तरह के विदेशी फूल और पौधे उगे हुए थे, खुशबू फैली हुई थी, झरने बह रहे थे।
ये जगह किसी परिलोक जैसी लग रही थी। जंगल के बीचों बीच कई अजीबोगरीब लकड़ी की इमारतें थीं, जो या तो पेड़ों पर बनी थीं, चट्टानों के बीच या फूलों के बीच छिपी हुई थीं। ये नज़ारा अनोखा और अनोखा था। वहां कई गोलाकार आकृतियां थीं जिनके शरीर पर सफेद फर था, जो मासूमियत से विदेशी फूलों और पौधों के बीच घूम रही थी। एक शांतिपूर्ण दृश्य। किसी को नहीं पता था कि उन पर विपत्ति आने वाली है। अचानक दूर से एक काली छाया उड़कर सीधे पहाड़ के पास आकर रुक गई। ने सूर्य की सारी रोशनी को रोक दिया, जिससे नीचे अराजकता फैल गई। सफेद फर से ढके कई गोल जीव अपने घरों से बाहर निकल आए और आसमान की ओर देखने लगे। उन्होंने उस वस्तु की ओर इशारा किया और आपस में उत्साहपूर्वक चर्चा करने लगे। घाटी के बीच में थोड़े बड़े घर के अंदर से एक बूढ़ा रोएदार प्राणी अस्थिर ढंग से बाहर निकला। उसकी भौहें इतनी लंबी थीं कि वे जमीन को छू रही थीं। रेन गुलान और अन्य लोग अंतरिक्ष यान से बाहर निकले और नीचे मौजूद प्राणियों को भौहें सिकोड़कर देखने लगे। ये क्या है? रेन गुलान ने भौहें सिकोड़ी। वे शायद स्थानीय लोग ही होंगे। वेरियन भी हैरान था। उसने दिलचस्पी से उन रोएदार जीवों को देखा। ईमानदारी से कहूं तो वे वाकई बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ब्रह्मांड के शक्तिशाली मार्शल योद्धा, नीचे कहीं से एक बुरी आवाज ने कहा। रेन गुलान ने नीचे देखा और अपनी नजर आगे चल रहे रोएदार प्राणी पर टिका दी। वह सामान्य सार्वभौमिक भाषा बोलता है। वेरियन दंग रह गया। रेन गुलान ने कहा, चूंकि ग्रह का स्थान लीक हो गया है, इसका मतलब है कि यहां पहले भी कोई आया था। उनके लिए भाषा जानना सामान्य बात है। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई इस खजाने की भूमि पर क्यों आएगा और कुछ भी नहीं लेगा। चश्मा पहने युवक ने अपना सिर हिलाया। रेन गुलान ने आंखें झपकाईं, लेकिन इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके लिए दयालुता कमजोरों के लिए एक बहाना मात्र थी। यह मूर्खता के बराबर थी। शक्तिशाली योद्धाओं, जल्दी से नीचे आओ, बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ा घबराते हुए कहा। मार्शल योद्धा। रेन गुलान और वरियन भी उतने ही भ्रमित थे। यह न तो आमंत्रण जैसा लग रहा था, न ही यह कोई आदेश था। नेता, क्या हम नीचे चलें? वेरियन ने रेन गुलान से पूछा। चलो, हो। रेन गुलान सिर हिलाने ही वाली थी कि उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने कुछ दूर पहाड़ की चोटी की ओर देखा। उनका अंतरिक्ष यान शिखर के आधे रास्ते पर मंडरा रहा था। पहाड़ सीधे बादलों में चला गया, जिससे शिखर को देखना असंभव हो गया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपना अंतरिक्ष यान वहां उतारा। हालांकि उसी समय 3 आकृतियां पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ रही थीं। तीनों को देखकर रोएदार जीव अपने घरों में वापस भाग गए और एक पल में गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी डरावनी उपस्थिति का आभास हो गया हो। क्या हो रहा है? वेरियन आश्चर्यचकित था। स्वुश स्वुश स्वुश। तीनों आकृतियां पलक झपकते ही उनके पास पहुंच गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे रोएदार जीवों से कुछ हद तक मिलते जुलते थे, लेकिन वे गोल नहीं थे। वे दुबले पतले और मांसल थे। उनके सफेद फर पर सुनहरे पैटर्न भी थे। रेखाएं उनके माथे पर समाप्त होती थीं, जो एक रहस्यमय प्रतीक बनाती थीं। उनकी आंखें भी सुनहरी थीं, जो भाड़े के सैनिकों को घूरते समय एक ठंडी और महान निगाह देती थीं। क्या आपने नहीं कहा था कि उनकी सर्वोच्च युद्ध क्षमता ग्रहीय अवस्था थी? रेन गुलान ने वेरियन से बात करते हुए अपने दांत पीस लिए। नेताजी, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हो सकता है। वेरियन भयभीत हो गया और अविश्वास से अभिभूत हो गया। आने वाली तिकड़ी के पास एक ब्रह्मांड मंच की खेती थी। स्कैन में कभी भी उनकी उपस्थिति नहीं दिखी। केवल रेन गुलान ही ब्रह्मांडीय मंच पर थे, समूह के बाकी लोग आकाशीय मंच पर थे। क्या हमने अपनी कब्र स्वयं खोद ली? बेवकूफ, हम वापस आने पर इस बारे में बात करेंगे, रेन गुलान ने गुस्से में शाप दिया। सोचने का समय नहीं था। वह मुड़ी अपने अंतरिक्ष यान में वापस जाना चाहती थी। हालांकि उनमें से एक आकृति ने उसका रास्ता रोक दिया। कदम। रेन गुलान ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि लड़ाई अपरिहार्य थी, इसलिए उसने उस प्राणी को तिरस्कार भरी नजर से देखा और अपनी युद्ध तलवार निकाली। फिर उसने दूसरे पक्ष पर वार किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका। तलवार की रोशनी हवा में फैल गई। प्राणी को कोई चोट नहीं लगी। उसने हाथ बढ़ाया और प्रकाश की एक सुनहरी किरण निकली, जिसने तलवार की चमक को तोड़ दिया, और फिर ठंडे भाड़े के नेता की ओर दौड़ पड़ी। रेन गुलान के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने हमले का सामना करने की हिम्मत न जुटाते हुए चकमा देने का फैसला किया। तभी अन्य 2 प्राणियों ने तेजी से उसके पास आकर अपने हाथ ऊपर उठाए। सुनहरी किरणें चमक उठी। साहसी महिला को मौत का खतरा महसूस हुआ। वह जल्दी से पीछे हट गई, लेकिन फिर भी कुछ किरणों ने उसे घायल कर दिया। उसके शरीर से खून बहने लगा। वह हौंफने लगी और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह जानती थी कि वह उन्हें हरा नहीं सकती, इसलिए वह जल्दी से बच निकली।
हालांकि वह घायल हो गई थी, इसलिए बचना संभव नहीं था। तीनों प्राणियों ने उसे घेर लिया और कुछ ही देर में उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था। शक्तिशाली तिकड़ी ने उसे और उसकी टीम को पकड़ लिया और फिर पहाड़ की चोटी पर लौटकर बादलों में गायब हो गए। धूल के बैठने के कुछ समय बाद नीचे के गोल जीव अंततः अपने घरों से बाहर निकले। वे डरे हुए और चिंतित लग रहे थे। कुछ लोगों ने उस रोएदार बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग ने हाथ हिलाया और सभी लोग अपनी अपनी गतिविधियां शुरू करने लगे, मानो सब कुछ सामान्य हो। घाटी में शांति और सद्भाव बहाल हो गया। अल्पविराम। फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान के अंदर वांग टेंग सोलर ड्रैगन प्राणी के सामने खड़ा था और उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था, ये सोचते हुए कि अपनी योजना कैसे शुरू करे। एट नोवलबन एट अंत में उसके पास अपना लाइटनिंग स्लैप निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और उसने लाश के सिर पर उससे जोरदार प्रहार किया। झपट्टा, धमाका, वित्तेजनक बिजली की शक्ति जारी की गई और ड्रैगन शव का सिर जल गया, मानो बिजली गिर गई हो। दिन में खुला, रात में बंद। 4. कृपया मुझे माफ कर दो, वांग टेंग ने अपने दिल में कहा। कुछ विशेषता बुलबुले गिरा दिए गए। ये काम करता है। जैसे ही वह उन्हें उठाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, उसकी आंखें चमक उठी। 100 ड्रैगन नेत्र, 100 ड्रैगन नेत्र, दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 2, 100 ड्रैगन ज्वाला तारांकन 1। अल्पविराम। हाँ, वांग टेंग ने स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होकर कहा। सोलर ड्रैगन आई। उसने महसूस किया कि एक अजीब ऊर्जा उसकी आंखों में प्रवेश कर रही थी। जैसे ही गुण उसके शरीर में विलीन हो रहे थे, एक परिवर्तन हो रहा था। असली आंख उत्तेजित हो गई। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी और उसकी पुतलियों पर काले और सफेद रंग का एक रंग दिखाई देने लगा। एक बार पलक झपकाने पर वे सफेद हो गए, फिर दोबारा पलक झपकाने पर काले हो गए। यह अजीब था। यह विचित्र दृश्य एक क्षण तक चला, लेकिन फिर आंखें एक सुस्पष्ट सुनहरी रोशनी से ढक गईं। दिन में खुला, रात में बंद। वांग टेंग को ज्ञान हुआ। उसकी आंखें चमक उठी और वह सुखद आश्चर्यचकित हुआ। यह एक दृष्टि कौशल था। वह सोलर ड्रैगन की लाश से दृष्टि कौशल निकालने में कामयाब रहा। यह अविश्वसनीय था। ईमानदारी से कहूं तो वांग टेंग को इस तरह के वरदान की उम्मीद नहीं थी। यह पूरी तरह से अप्रत्याशित था। शैतानी दिमाग वाले प्राणी ने शरीर को नियंत्रित करते हुए कभी भी दृष्टि कौशल का प्रयोग नहीं किया था। उसके अस्तित्व का कोई सुराग नहीं था। उसकी लाश को बस मामले में मानसिकता के साथ पीटा गया था। क्या होगा अगर कोई उपहार गिर गया? आखिरकार 100 ड्रैगन रेस प्रसिद्ध थी, असाधारण प्रतिभा से संपन्न थी। उसे ईमानदारी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं थी। 100 ड्रैगन नेत्र से संबंधित जानकारी वांग टेंग के दिमाग में भेजी गई, जिससे उन्हें कौशल की बुनियादी समझ हासिल करने में मदद मिली। ये कौशल उसे एक निश्चित सीमा के भीतर प्रकाश और गर्मी को अवशोषित करने की अनुमति देता था। यहीं से दिन में खुला, रात में बंद की अवधारणा आई। इसका क्या तात्पर्य था? जब वह अपनी आंखें खोलता तो दिन का उजाला होता और जब आंखें बंद करता तो अंधेरा। 100 ड्रैगन नेत्र का सफेद और काला रंग उस कहावत से संबंधित था। जब पुतलियां काली होती थीं, तो वे पास के प्रकाश और ऊष्मा को अवशोषित कर लेती थीं, जिससे एक निश्चित सीमा रात्रिकाल में बदल जाती थी। जब वे सफेद हो जाते थे, तो वे प्रकाश और गर्मी छोड़ सकते थे, जिससे सूर्य जैसा हमला होता था। आसपास का क्षेत्र उज्ज्वल हो जाता था। हमारे हीरो को लगा कि यह कौशल प्रभावशाली था। बेशक, इसके लिए उच्च कौशल स्तर का होना आवश्यक था, अन्यथा आक्रमण करने की क्षमता सीमित और मूलतः बेकार हो जाती। सोलर ड्रैगन आई के मात्र 2 पॉइंट ही कौशल का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त थे, इससे पहले कि वह खत्म हो जाए। वह इसका उपयोग नहीं कर सकता था। शैतान सम्राट बेयर ब्रेन उस शरीर पर नियंत्रण करते समय कौशल का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। एक शक्तिशाली कौशल का उपयोग न करने का कोई कारण नहीं होगा। वास्तव में, शरीर के मूल स्वामी द्वारा 100 ड्रैगन नेत्र कौशल को जागृत न किया जाना एक और संभावना थी। कौशल प्राप्त करने के बाद ये हमारे नायक के अनुमान थे। उसने अपना सिर हिलाकर मामले को शांत कर दिया। उसकी निगाहें सुलग रही थीं, जब वह फिर से सोलर ड्रैगन की लाश को घूर रहा था। एट नोबलबन एट यह अच्छी चीज है। यदि वह उन विशेष गुणों का अधिक लाभ उठा सके, तो वह 100 ड्रैगन जाति के अद्भुत दृष्टि कौशल का उपयोग करने में सक्षम हो सकेगा। वांग टेंग ने अपना लाइटनिंग स्लैप उठाया और लाश को पीटना शुरू कर दिया। सौभाग्य से, यह एक अत्यंत मजबूत, ब्रह्मांड स्तरीय शरीर था। इसे आसानी से कुचला नहीं जा सकता था। युवा नायक बिना किसी अपराधबोध के काम कर सकता था। उसे उस ड्रैगन जाति से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उसने अवशेषों को नष्ट न करने की कोशिश की। ऐसा करना अनुचित होगा। वह चाहते थे कि शव को सही तरीके से उसके लोगों को लौटाया जाए। 1 घंटा बीत गया।
वांग टेंग ने आखिरकार सोलर ड्रैगन आई विशेषता के 26 अंक एकत्र करने में कामयाबी हासिल की। ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ये पहले से ज्यादा था। उन्होंने महसूस किया कि कुछ प्रयास से वे नेत्र कौशल का प्रयोग करने में सक्षम है। उन्होंने शब्द से अच्छी मात्रा में सौर ड्रैगन ज्वाला और दिव्य स्तर की अग्नि प्रतिभा भी प्राप्त की, जिससे उन दोनों विशेषताओं में थोड़ी वृद्धि हुई। वांग टेंग ने रुककर महसूस किया कि अब वह शरीर से और अधिक गुण नहीं निकाल सकता। सीमा पूरी हो चुकी थी। फिर भी वह पहले से ही संतुष्ट था, क्योंकि लाभ पूरी तरह से अप्रत्याशित था। मुझे खेद है, मुझे खेद है। वांग टेंग ने अपनी हथेलियां एक साथ रखी और अपनी अंतरात्मा को शांत करने के लिए शव को झुकाया। फिर उसने शव को संग्रहित किया और उस दिन की योजना बनाई जब वह इसे सौर ड्रैगन रेस को वापस कर देगा। वांग टेंग, हम यहाँ हैं, वांग टेंग के मन में राउंड बॉल ने कहा। वांग टेंग उत्साहित था। वह जल्दी से साधना कक्ष से बाहर चला गया और मुख्य नियंत्रण कक्ष में प्रवेश किया। देखो, नन्हे सहायक ने निगरानी किए जा रहे ग्रह को घूरकर देखा। उत्साह स्पष्ट था। युवक ने भी इस बात पर गौर किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उसने ग्रह को एक हल्की सफेद चमक से ढका हुआ देखा। हम आखिरकार यहां आ गए हैं, राउंड बॉल ने अचानक रहस्यमय तरीके से पूछा। मैंने ग्रह को स्कैन किया और अंदाजा लगाओ क्या हुआ। वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, क्या? उसने अनुमान लगाने की जहमत नहीं उठाई। राउंड बॉल ने उत्तर दिया, मैंने ग्रह पर ब्रह्मांड स्तर के योद्धा उतार चढ़ाव का पता लगाया है। कॉस्मो स्टेज योद्धा। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। वेबलेन ने उसे बताया था कि मूल निवासियों के पास ज्यादा से ज्यादा ग्रह चरण की साधना थी। कॉस्मोस योद्धाओं का पता क्यों लगाया गया? राउंड बॉल ने कहा, इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि कुछ घटित हुआ है। आक्रमणकारी, वांग टेंग ने सोचा। राउंड बॉल ने कहा, हाँ, ये सबसे संभावित परिदृश्य है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने अपने छोटे से सहयोगी से ग्रह को देखने के लिए अपनी असली आंख को सक्रिय करने से पहले करीब आने को कहा। वांग टेंग ने कुछ देखा और गंभीर हो गया। ये सिर्फ एक आक्रमण नहीं है, ये ग्रह थोड़ा अजीब है। प्रकाश के वृक्ष का बीज। एक अंतरिक्ष में वांग टेंग ने फ्लेमिंग रिवर जहाज को अपने अंतरिक्ष खंड में संग्रहित किया। फिर उसने अपना लाल ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध कवच पहना और शून्य में तैरने लगा। लाइट वेलवेट ग्रह पर स्थिति अभी भी अनिश्चित थी। उसका जहाज एक बहुत बड़ा लक्ष्य था जिसे आसानी से खोजा जा सकता था, इसलिए उसने इसे छिपाने और अकेले ही ग्रह में प्रवेश करने का फैसला किया। वह चुपचाप ग्रह की ओर बढ़ गया। उच्च स्तरीय कवच ही पर्याप्त था, उसे अपने शरीर की रक्षा के लिए किसी कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। कवच की सतह हवा के विरुद्ध घर्षण के कारण प्रज्वलित हो जाती थी, जिससे लपटें पैदा होती थी। उनका तापमान उसे चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। कुछ समय बाद वह ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर गया और तेज गति से नीचे गिरा। एक बार 8000 मीटर की ऊंचाई पर उन्होंने हेलमेट उतार दिया और तेज हवा को अपने चेहरे पर लगने दिया। उनके काले बाल हवा में नाचने लगे। वांग टेंग ने उस पल का आनंद लेने के लिए बस अपनी आंखें बंद कर ली। यहां प्रकाश बल सघन है। ये ग्रह ब्रह्मांड के अन्य स्थानों से अलग प्रकाश शक्ति का स्वर्ग था। यह ऊर्जा से भरपूर था। मुझे खुशी है कि मैं यहां आया। वांग टेंग मुस्कुराया, वो बहुत खुश था। राउंड बॉल उसके बगल में तैरता हुआ बोला, प्रकाश बल से भरा ग्रह मिलना दुर्लभ है। तुम भाग्यशाली कुत्ते हो। मिस्टर वेबलिन को धन्यवाद, वांग टेंग ने जवाब दिया। तुम कहां जा रहे हो? क्या हमें वहां जाना चाहिए? राउंड बॉल ने पलकें झपकाकर पूछा। यह उस स्थान का उल्लेख था जहां उन्होंने कुछ असामान्य बात देखी थी। जल्दी मत करो, पहले पता लगाओ कि क्या हो रहा है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसने नीचे की जमीन को स्कैन किया और बेतरतीब ढंग से एक स्थान चुना। फिर वह ऊपर उड़ गया। यह क्षेत्र एक समुद्र था जिसके सतह पर छोटे छोटे द्वीप फैले हुए थे, जैसे नीले रेशम पर रत्न जड़े हो। वांग टेंग ने अपनी नजर एक छोटे से द्वीप पर टिका दी, जहां प्रकाश बल उसके आसपास के क्षेत्र की तुलना में अधिक मोटा था। लैंडिंग की जगह को बेतरतीब ढंग से चुना गया था। वह वहां विशेषताओं को इकट्ठा करने के लिए गया था, इसलिए सामान्य विचार उन जगहों को खोजने का होगा जहां प्रकाश बल अधिक मोटा था। वह उस ग्रह से वह सब कुछ प्राप्त करने जा रहा था जो वह प्राप्त कर सकता था। खांसी, बेशक वह पूरी जगह को नहीं लूटेगा। उसने वेबलेन से वादा किया कि वह मूल निवासियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा यह एक विशेष ग्रह था, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक खजाना जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता था। वांग टेंग तेजी से आगे बढ़े और कुछ ही सेकंड में लक्षित द्वीप पर पहुंच गए। यह द्वीप लगभग 300,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इस पर कई तरह के तटीय पौधे लगे हुए थे।
समुद्र से निकलकर तारा जानवर समुद्र तट पर आराम करते थे। जंगल में कई सितारा जानवर भी थे। कभी कभी उनकी दहाड़ भी सुनी जा सकती थी। प्राणियों को पता नहीं था कि उनके ऊपर एक बुरा सपना आने वाला है। वांग टेंग जंगल में घुसना चाहता था, लेकिन तभी उसे कुछ नजर आया और वह चौंक गया। वह मुड़ा और सीधे समुद्र तट की ओर चल पड़ा। एक विशालकाय केकड़ा अभी अभी समुद्र से बाहर आया था। उसके शरीर से समुद्र का पानी छोटे छोटे झरनों की तरह बह रहा था। केकड़ा खास था, इसका खोल सख्त था, जिसमें डरावने दिखने वाले कांटे निकले हुए थे। शरीर भूरा था, जिस पर सफेद धब्बे थे। इसके पंजे मजबूत दिख रहे थे। यदि किसी ग्रह अवस्था के योद्धा को चुटकी बजाई जाए तो उसका शरीर 2 टुकड़ों में काटा जा सकता है। एट नोबल एट केकड़ा सम्राट स्तर पर था, जो ग्रह स्तर के बराबर था। यह स्पष्ट था कि यह प्राणी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक था। कम से कम सतही स्तर के निर्णय के आधार पर तो ऐसा ही है। जिस बात ने हमारे नायक का ध्यान खींचा वह ये थी कि केकड़ा एक प्रकाश तत्व वाला तारा जानवर था। चलो, केकड़ा भी एक प्रकाश तत्व तारा जानवर है। यह बेतुका है, लेकिन इससे यह भी साबित हुआ कि यह ग्रह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ध्यान रहे, ब्रह्मांड में प्रकाश तत्व वाले तारा जानवर दुर्लभ थे। इनकी मांग बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसे पूरा करने के लिए आपूर्ति नहीं थी। इसके अलावा वे स्वादिष्ट, उच्च श्रेणी के भोजन थे। वांग टेंग ने सोचा कि क्या समुद्री खाद्य बाजार खोला जाए। क्या वेबलेन मुझे तारा जानवरों को छूने के लिए दोषी ठहराएंगे? वह सारी मछलियां पकड़ने के लिए तालाब को खाली नहीं करेगा। स्थिरता अभी भी एक रास्ता था। हाँ, वह ऐसा कर सकता है। वांग टेंग को अचानक लगा कि वह बहुत ही ज्यादा बिजनेस दिमाग वाला इंसान है, किसी प्रतिभा से कम नहीं। वह विशालकाय केकड़े के सामने उतरा और अपनी ठुड्डी को छूते हुए उसे मापा। विशालकाय केकड़े ने पीछे मुड़कर देखा और एक अज्ञात भाषा बोलने लगा, जो संभवतः ग्रह की भाषा थी। सम्राट स्तर के तारा जंतुओं में वाक क्षमता होना सामान्य बात थी। वांग टेंग ने राउंड बॉल से एक अनुवाद उपकरण निकालने को कहा। ग्रह की भाषा रिकॉर्ड नहीं की गई थी, लेकिन उन्नत सार्वभौमिक अनुवादक के पास पर्याप्त कार्य थे। इसमें भंडारण में विभिन्न भाषाएं थीं और विश्लेषण क्षमता शक्तिशाली थी। उसने तुरंत केकड़े के शब्दों का अनुवाद कर दिया। मूलतः ये दूसरे से यह पूछना था कि वह क्या देख रहा है। तुम बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके विशाल केकड़े के दिमाग में अपना उत्तर भेजा। वह बहुत क्रोधित हो गया। यह 2 पैरों वाला प्राणी मुझे खाना चाहता है। यह असहनीय था। उस प्राणी ने मनुष्य पर प्रहार करने के लिए अपना विशाल चिमटा उठाया। ... युवा नायक तुलनात्मक रूप से बहुत छोटा था। सामान्य योद्धा आसानी से उसके विशाल अंग से कुचले जा सकते थे। केकड़े की आंखों में खुशी और घृणा की झलक दिखी। इस छोटे से जीव की हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझे उकसाया। मौत को दावत दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि चिमटा जमीन पर नहीं गिरा है, बल्कि कोई बहुत बड़ा बल उसे धकेल रहा है, उसकी नजरें बदल गईं। वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता था। प्रकाश के वृक्ष का बीज। 2 ये कैसे संभव है? केकड़े जैसा राक्षस अविश्वास से स्तब्ध था। उसकी आंखें अपने चिमटे के नीचे देखने के लिए घूम गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा 2 पैरों वाला प्राणी उसके हमले को रोक सकता है। फिर भी यही हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वांग टेंग ने उस जीव को एक व्यंग्यात्मक नजर से देखा। वह विशाल चिमटे को रोकने के लिए सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल कर रहा था। वह शांत दिख रहा था। यह तो सम्राट स्तर का सितारा जानवर था। इसमें अपनी ताकत का 10वां हिस्सा भी लगाने की जरूरत नहीं थी। विशालकाय केकड़ा क्रोधित हो गया। उसने अपना दूसरा चिमटा वांग टेंग की ओर बढ़ाया ताकि उसे चौंका दे। झनकार, चिंगारियां उड़ी। वांग टेंग बच नहीं पाया। उसका ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध कवच उसे रोकने के लिए पर्याप्त था। राक्षस ये जानकर स्तब्ध रह गया कि उसका सामना एक कठिन प्रतिद्वंद्वी से हुआ है। इस स्थिति ने उसे असमंजस में भी डाल दिया। इस क्षेत्र में ये शक्तिशाली उपस्थिति कब प्रकट हुई? वांग टेंग ने हाथ हिलाया और धातु बख्तरबंद ज्वलंत बिच्छू को बुलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। बिच्छू केकड़े से बड़ा था। केकड़े डर से कांपने लगे और पीछे हट गए। एट नोबल एट अंततः उसे यह एहसास हो गया कि यह छोटा द्विपाद प्राणी ऐसी चीज नहीं है जिसे वह भड़का सके। समुद्री राक्षस को किनारे पर जाने का पछतावा हुआ। पानी के नीचे ही रहना बेहतर होता। बेचारे को कैलेंडर देखकर तारीख देख लेनी चाहिए थी। वाह, कितना मोटा केकड़ा है। विशाल केकड़े को देखकर जलते हुए बिच्छू की आंखें चमक उठी। उसके मुंह में लगभग लार टपकने लगी। काफी समय तक मनुष्य का पीछा करने के बाद इसका स्वाद और अधिक महंगा हो गया।
बिच्छू अधिकांश समय अच्छी चीजें खाता था, उसके विस्तृत क्षितिज ने उसे यह समझने में मदद की कि केकड़ा निश्चित रूप से स्वादिष्ट था। दोनों जीवों में कुछ समानताएं थीं, लेकिन वे अंततः अलग अलग प्रजाति के थे। इसलिए नायक के पालतू जानवर को इसकी परवाह नहीं थी। आप इस केकड़े को पका सकते हैं। इसे मत मारो, यह उतना ताजा नहीं रहेगा, वांग टेंग ने कहा। चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह जितना संभव हो सके उतना ताजा रहे, धातु के बख्तरबंद प्राणी ने वादा किया। वांग टेंग ने कांपते हुए केकड़े को जलते हुए बिच्छू के साथ छोड़ दिया और धीरे धीरे गायब हो गया। बिच्छू ने वांग टेंग के जाने का इंतजार किया, फिर मुड़कर केकड़े की तरफ मुस्कुराया। शिकार को अपने पंजे में ठंडक महसूस हुई। जहां तक युवा नायक का सवाल है, वह जंगल में गया। उसने देखा कि उसके चारों ओर प्रकाश बल घना था, लेकिन वहां कोई विशेषता बुलबुले नहीं थे। यह एक निराशाजनक खोज थी। फिर भी ये समझ में आता है, अगर बुलबुले इतनी आसानी से दिखाई देते तो उसे विशेषताओं को इकट्ठा करने में कभी भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले अनुभवों के आधार पर उन्हें केवल उन क्षेत्रों में ही इन्हें खोजने का मौका मिला जहां बल सबसे अधिक सघन था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि ग्रह का प्रकाश बल हवा में समान रूप से वितरित था, स्वाभाविक रूप से इससे बुलबुले देखना असंभव हो गया। गर्जन। एक बेहोश सितारा जानवर झाड़ियों से बाहर कूद पड़ा और वांग टेंग का सिर काटने की कोशिश करने लगा। ये 3 मीटर लंबा जीव था। वांग टेंग ने अपना हेलमेट पहन लिया, जिससे राक्षस उसे काट सका। दरार। छिपकली के तीखे दांत तुरंत टूट गए। न केवल वह अपने शिकार को मारने में विफल रही, बल्कि उसका मुंह खून से लथपथ हो गया। क्या हुआ? अभी क्या हुआ? उसके चेहरे पर घबराहट छा गई, आंखों में उलझन दिख रही थी। वांग टेंग ने अपना हाथ उठाया और छिपकली के सिर पर हल्के से थप्पड़ मारा। टकराना। छिपकली दर्द से चिल्लाए और वहीं मर गई। लाश के चारों ओर कुछ बुलबुले तैरते हुए दिखाई दिए। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और उन्हें बाहर निकाल दिया। नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 5। नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 3। रिक्त विशेषता तारांकन 1-2। एड्स बाय पब फ्यूचर। अल्पविराम। वांग टेंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह तारा जानवर केवल राजा स्तर पर था, फिर भी उसने नक्षत्र शक्तियों को गिरा दिया। ध्यान रहे, यह आमतौर पर सम्राट स्तर का होता था और नक्षत्र बलों वाले लोगों से ऊपर होता था। सामान्य तारा जानवरों में उन्हें विकसित करने की क्षमता नहीं थी। ये ग्रह थोड़ा खास लग रहा था क्योंकि इसमें प्रकाश बल बहुत प्रचुर मात्रा में था। इसलिए स्थानीय जानवर अपनी शक्तियों को सीधे नक्षत्र बल में बदल सकते थे। इसका संबंध संभवतः उनके पूर्वजों द्वारा दी गई खेती की पद्धति से भी है। युवा नायक को यह स्वीकार करना पड़ा कि कई अन्य ग्रहों पर खेती की पद्धतियां पृथ्वी पर पाई जाने वाली पद्धतियों से बेहतर थीं। बेशक ये सब अतीत की बात है। पृथ्वी बदल गई है, उसने जो खेती के तरीके छोड़े हैं, वे कई अन्य ग्रहों पर इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों से बेहतर हैं। यदि पहले पृथ्वी को एक झुगी झोपड़ी माना जाता था, तो वह विकसित होकर 2 स्तर ऊपर उठकर मध्यम वर्ग तक पहुंच गई। इस मामले पर ज्यादा समय तक विचार न करते हुए उन्होंने विशेष बुलबुले एकत्र किए और छिपकली के शरीर को संग्रहित कर लिया। प्रकाश तत्व वाले तारा जानवर का शरीर एक अच्छी चीज थी। बेशक अगर तारों के कोर या तारों की हड्डियां मिल जाती तो यह और भी बेहतर होता। वह जंगल में बहुत अंदर चला गया। रास्ते में कई तारा जानवर उससे मिलने के लिए दौड़े, फिर भी उसने उन सभी को मार डाला और उन्हें गुण बुलबुले में बदल दिया। वांग टेंग चालाक था, उसने अपनी आभा को पीछे खींच लिया था ताकि साधारण तारा जानवर किसी भी खतरे को भांप न सके। उन सभी को लगा कि वह मांस का एक मोटा टुकड़ा है, जबकि वास्तव में वह एक छोटा सा राक्षस था जो उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने पहले से ही बहुत सारी रिक्त विशेषताएं और नक्षत्र बल एकत्र कर लिया था। उसके सामने अजीब दिखने वाली चट्टानों वाली एक चट्टानी दीवार दिखाई दी। वांग टेंग ने दीवार को देखा और नीचे एक छोटी और संकरी गुफा देखी। प्रवेश द्वार पर झाड़ियां लगी हुई थीं, जिससे वह अदृश्य हो गया था। युवक मुस्कुराया और आत्मविश्वास से गुफा में चला गया। जगह नम और बदबूदार थी। भीतरी दीवारों से पानी टपक रहा था, काई जमी हुई थी जिससे हल्की चमक आ रही थी। यहां तक कि काई में भी हल्का बल समाया हुआ था। यह विचित्र था। प्रकाश के वृक्ष का बीज। 3। गुफा में घुसते समय वांग टेंग ने अपने आसपास के माहौल का जायजा लिया। उन्हें जमीन पर कई विशेषता वाले बुलबुले मिले जो सिर्फ 10 मीटर अंदर थे। उसने पलकें झपकाईं और उन्हें उठा लिया। नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 1। नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 1। अल्पविराम। गुण बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए। ये सब नक्षत्र प्रकाश बल था। वांग टेंग बहुत खुश था।
वह अभी कुछ ही समय के लिए उस ग्रह पर गया था और उसने पहले ही बहुत सारा तारामंडल प्रकाश बल एकत्र कर लिया था। यह एक व्यर्थ यात्रा नहीं थी। यात्रा सार्थक थी। वह और अंदर गया और बुलबुले इकट्ठा करता रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि वह नीचे की ओर जा रहा है। जमीन ढलान वाली थी। मार्ग चौड़ा हो गया। दीवारों पर तरह तरह के अजीब गरीब पत्थर लगे हुए थे। पानी टपक रहा था जिससे गड्ढे बन रहे थे। वांग तेंग ने आगे एक धुंधली रोशनी देखी, वहां कुछ था। वह आगे बढ़ता रहा और उसे एक तालाब मिला, नीचे से रोशनी आ रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। शांत जल के ऊपर कई विशिष्ट बुलबुले भी तैर रहे थे। नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 3। नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 5। नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 4। अल्पविराम। वांग तेंग ने बुलबुले एकत्र किए। बुलबुले और भी अधिक थे जो घने प्रकाश बल की मौजूदगी को प्रमाणित करते थे। वांग तेंग ने कुछ देर सोचा और फिर पूल में छलांग लगा दी। अपने कुछ कौशलों के कारण वह पानी के भीतर सांस ले सकता था, इसलिए वह पूल के अंदर आसानी से यात्रा कर सकता था। जगह शांत और साफ थी। बहुत सारे जीव जंतु अंदर घूम रहे थे, उन्हें इंसान से कोई डर नहीं था, वे उसके इर्द गिर्द आराम से तैर रहे थे। वांग टेंग ने छोटे जीवों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे नीचे चला गया। कीचड़ के अलावा वहां और कुछ नहीं था। एट नोवलबन एट दूर तक देखने पर उसे समुद्र से जुड़ी एक सुरंग दिखाई दी, हालांकि कुछ चट्टानें रास्ता रोक रही थी। यहाँ इतने सारे विशेषता बुलबुले क्यों है? वह अभी भी कीचड़ से कई बुलबुले निकलते हुए देख सकता था। हालांकि वह अभी भी ये पता नहीं लगा सका था कि वे कैसे बन रहे थे। वांग टेंग ने उन सभी को एकत्र किया। धमाका। अचानक जमीन हिल गई, पानी मटमैला हो गया। वांग टेंग की दृष्टि अवरुद्ध हो गई, इसलिए वह कुछ भी नहीं देख सका। कीचड़ में एक बहुत बड़ा काला छेद दिखाई दिया। अचानक कुछ बाहर निकला और वांग टेंग की ओर बढ़ा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वांग टेंग ने व्यंग्य किया और अपनी तलवार से नीचे की ओर वार किया। तलवार की चमक असाधारण रूप से स्पष्ट थी, यहां तक कि गंदे तालाब के तल पर भी। यह नीले रंग की थी क्योंकि यह पानी के अल्टिमा से बनी थी। इस हमले से कीचड़ भरा पानी फट गया और वह उस चीज पर जा गिरा जो उस पर हमला कर रही थी। वे तंबू थे। युवा नायक के हमले से उपांत कट गए। तभी छेद के अंदर एक अजीब सी दर्दनाक चीख गूंजी। तंबू सिकुड़ गए और विशाल गुहा बंद होने लगी। ऐसा लग रहा था कि प्राणी को एहसास हो गया था कि वांग टेंग वह व्यक्ति है जिसे उसे भड़काना नहीं चाहिए। युवा मानव ने अपना सिर हिलाया, फिर आध्यात्मिक शक्ति से एक अदृश्य हाथ बनाया और छेद को बंद होने से रोक दिया। उस छेद में कोई तंतु नहीं था। इसके बजाय वहां एक नर्म वस्तु थी जो बेतहाशा छटपटा रही थी, उसकी पकड़ से छूटने के लिए बेताब थी। हटो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, वांग टेंग ने शांति से कहा। वह चीज जम गई और धीरे धीरे शांत हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे वह डरी हुई हो। वह ताकत में भारी अंतर को महसूस कर सकता था, इसलिए वह केवल अनुपालन ही कर सकता था। राउंड बॉल वांग टेंग के कंधे पर तैरती हुई आई और आश्चर्य से बोली, वांग टेंग, ये तो एक विशाल क्लैम जैसा दिखता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। बाद वाले ने सिर हिलाया। ये वास्तव में एक विशाल मोलस्क था। उसे आश्चर्य हुआ कि यह इतने बड़े आकार तक बढ़ने के लिए कितने समय से अस्तित्व में था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि इससे निकलने वाला बल का उतार चढ़ाव सम्राट स्तर के मध्य स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि यह ज्यादा से ज्यादा सम्राट स्तर का तारा जानवर लग रहा था। यह बताना असंभव था कि इसमें इतनी शक्तिशाली शक्ति थी। इसे किसी चीज से सील कर दिया गया था। यही कारण था कि उन्हें लगा कि यह ग्रह अजीब है। क्लेम ग्रह लाइट वेलवेट में उस स्तर की एकमात्र उपस्थिति नहीं थी। हालांकि इसकी आक्रमण क्षमता बहुत कम थी, उसने आसानी से उस प्राणी को वश में कर लिया। वांग टेंग ने क्लैम के मुंह में प्रवेश किया। शरीर नर्म, मोटा और चिकना था। बाहर आओ, उसने उदासीनता से आदेश दिया। क्लैम चुप रहा। फिर उसने एक आह भरी और प्रकाश की एक किरण बाहर निकली, क्लैम का आध्यात्मिक शरीर। वांग टेंग ने दूसरे पक्ष को ध्यान से देखा और उत्सुकता महसूस की। यह एक युवा महिला थी जिसकी लंबाई करीब 1.5 मीटर थी और जो सफेद रंग की पोशाक पहने हुए थी। उसका शरीर कामुक आड़ू जैसा था और उसके शरीर के कुछ अंग हल्के से दिखाई दे रहे थे। एक युवा चेहरा और एक परिपक्व शरीर, ऐसा संयोजन बेसुरा था। वांग टेंग को लगा कि एक नजर देखने के बाद उसकी नाक गर्म हो गई है। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। एक इंसान। युवती की आवाज कोमल थी। वह संवाद करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग कर रही थी, जिससे भाषा की बाधा अप्रासंगिक हो गई। तुम्हें पता है कि मैं एक इंसान हूं? वांग टेंग ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, हम अज्ञानी नहीं हैं। युवती ने सिर हिलाया।
हम वांग टेंग ने वाक्य का मर्म समझ लिया। उसने पूछा, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? प्रकाश के वृक्ष का बीज। 4। आप शत्रुतापूर्ण इरादे से आए थे, युवती ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद कहा। सचमुच? तुम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? क्या तुम्हारे ही इरादे बुरे नहीं हैं? वांग टेंग ने शांति से पूछा। युवती ने कहा, मैं निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। तो फिर आप मुझ पर हमला करने के लिए भ्रम का उपयोग क्यों कर रहे थे? वांग टेंग ने पूछा। युवती के चेहरे पर उदासी छा गई। मैंने नहीं। आप मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकती, बुरी औरत, वांग टेंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा। बुरी औरत। युवती का चेहरा हरा हो गया, मानो उसने जो सुना था उस पर विश्वास नहीं कर रही हो। क्या ऐसा नहीं है? आप न जाने कितने सालों से यहाँ हैं। आपको महिला कहना मेरा शिष्टाचार है, वांग टेंग ने जवाब दिया। पैंट। युवती की छाती ऊपर नीचे होने लगी। अंत में वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाई, तुम बूढ़ी हो। तुम्हारा पूरा परिवार बूढ़ा है। वांग टेंग ने अपनी तलवार की नोक से उस पर निशाना साधा। दूसरा रुक गया, मानो उसका गला घोंट दिया गया हो। एट नोबल एट। आगे बढ़ो, वांग टेंग ने आग्रह किया। मुझे लगता है कि हम बैठकर ठीक से बातचीत कर सकते हैं, युवती ने अजीब तरीके से कहा। वांग टेंग ने कहा, इसमें चर्चा करने जैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास जो है, मुझे दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। युवती परेशान थी। तुम्हें पता है कि मेरे पास वह चीज है। तुम्हें कैसे पता? रुको, तुम मेरे लिए नहीं आए हो। तुम्हें वह चीज चाहिए। मैं कैसे जान सकता हूं कि तुम्हारे पास क्या है? वांग टेंग ने सोचा। हालांकि वह भावशून्य रहा और बोला, तुम्हारे पास विचार करने के लिए 3 सेकंड है। अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। 1, 2, 3। युवती के हाव भाव कुछ बार बदले, लेकिन फिर भी उसने दांत पीसते हुए अंत में मना कर दिया। मैं तुम्हें यह नहीं लेने दूंगी। अगले ही पल उसकी आंखें सुनहरी हो गईं और उनसे प्रकाश की अनंत किरणें निकलने लगी। वे एक भयानक हमले में बदल गईं। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ ली जब उसने किरणों में छिपी भयावह हत्या की मंशा को महसूस किया। उसे अचानक सोलर ड्रैगन आई याद आ गई। इस तरह की हरकत से निपटने के लिए यह बहुत बढ़िया थी। वांग टेंग की आंखों में काली रोशनी चमक रही थी, इतनी गहरी कि सारी रोशनी निगलने वाली थी। इसमें केवल एक क्षण का समय लगा, युवती द्वारा छोड़ा गया प्रकाश अवशोषित हो गया और उनके चारों ओर का स्थान अंधकार में हो गया। युवती घबरा गई और चिल्लाई, क्या हो रहा है? जिस छोटे से क्षेत्र में वे स्थित थे, वहां से सारी रोशनी गायब हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी खाई में डूब गई है। वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी। वह जिस कौशल का इस्तेमाल करती थी वह एक हल्की बल युद्ध तकनीक थी, अत्यंत शक्तिशाली, प्रकाश की गति जितनी तेज। यहां तक कि ब्रह्मांड चरण के योद्धा भी चौंका देने पर चोटिल हो सकते थे। लेकिन समस्या ये थी कि उसका हमला गायब हो गया। चारों ओर अंधेरा था। उसने कितनी भी कोशिश की, सब बेकार था, कोई रोशनी नहीं दिखी। वह असमंजस में थी। आखिर क्या हो रहा है? उस समय उसे बहुत खतरे का एहसास हुआ, जिससे उसका आध्यात्मिक शरीर कांप उठा। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अगले ही पल उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई सुई चुभ रही हो। वह दर्द से बेकाबू होकर चीखने लगी। कुछ सेकंड बीत गए, अंधेरा छंट गया और युवती अभी भी वहीं तैर रही थी। हालांकि वह बेहद कमजोर थी, उसका शरीर पहले जैसा ठोस नहीं था। वांग टेंग ने अपनी बाहें पार की और उसकी ओर उदासीनता से देखा। जब वह उस इंसान को देख रही थी तो उसकी आंखों में केवल डर बचा था। इसे मुझे दे दो, वांग टेंग ने उग्रता से आदेश दिया। युवती अनिच्छुक थी, लेकिन उसके पास अवज्ञा करने का साहस नहीं था। उसके ठंडे खून वाले चेहरे ने उसे अपने दांत भींचने पर मजबूर कर दिया। उसके शरीर से एक अंगूठे के आकार की वस्तु सुनहरी चमक छोड़ती हुई बाहर निकली। वांग टेंग ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उस वस्तु को अपनी हथेली पर आने दिया। उसने उसे ध्यान से देखा और जो पाया उससे दंग रह गया। यह तो बीज जैसा लग रहा है। भीतर एक अजीब सी प्रकाश शक्ति थी। संदेह होने पर पूछना एक अच्छी आदत है। वांग टेंग ने तुरंत ऐसा ही किया। यह क्या है? प्रकाश के वृक्ष का बीज, युवती ने झिझकते हुए अंत में उत्तर दिया। वह वांग टेंग की उदासीन निगाहों से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। प्रकाश का वृक्ष। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया और बीज से अपनी आंखें हटाकर युवती की ओर देखा। निहिलिटी की स्मृति के आधार पर प्रकाश का वृक्ष एक प्रकार का आध्यात्मिक वृक्ष था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के सार के साथ साथ प्रकाश की शक्ति को भी एकत्रित करता था। यह एक अत्यंत रहस्यमय पवित्र वृक्ष था। अफवाहों के अनुसार हजारों मील के दायरे में स्थित प्रत्येक वस्तु को इस वृक्ष से आशीर्वाद मिलता है तथा उस क्षेत्र को प्रकाश की शक्ति प्राप्त होती है।
कहा जाता है कि इसमें सब कुछ ठीक करने की क्षमता है। सामान्य चोटें और बीमारियां बिना किसी उपचार के ठीक हो जाती थीं, इसके करीब रहना ही काफी था। एट नोबल एट यहां तक कि कुछ कहानियों में हल्के पानी की एक बूंद के बारे में भी बताया गया है जो हर सदी में इकट्ठी की जाएगी। अगर इसे निगल लिया जाए तो ये किसी भी चोट या बीमारी को ठीक कर सकती है। ये किसी मरते हुए व्यक्ति को भी बचा सकती है। हालांकि प्रकाश का पेड़ केवल किंवदंती में ही मौजूद था। ये केवल भक्षण करने वाले शून्यता जानवर की स्मृति में दर्ज की गई चीज थी, कुछ ऐसा जिसे कभी नहीं देखा गया था। और फिर भी युवती ने दावा किया कि यह असली वस्तु है। वांग टेंग को उस पर विश्वास नहीं हुआ। यद्यपि लाइट वेलवेट ग्रह प्रकाश शक्ति से समृद्ध था, लेकिन यह ऐसा स्थान नहीं दिखता था जहां प्रकाश वृक्ष उग सके। सरल शब्दों में कहें तो प्रकाश शक्ति का संकेंद्रण पर्याप्त मजबूत नहीं था। भी उसने फिर से बीज को देखा, उसमें कुछ रहस्यमयी बात थी। प्रकाश तत्व वाले तारा जानवर उस बीज का उपयोग करके अस्थायी रूप से अपनी शक्ति बढ़ा सकते थे, अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा। वांग टेन को स्पष्ट रूप से याद है कि जब युवती ने प्रकाश छोड़ा था तो उसकी उदासीन निगाहें ऐसी थीं मानो वह कोई सच्ची देवी हो। यह तो उसके विवेक को छीन लेने के समान था। वांग टेन को अपने पीछे एक बुरी आभा का एहसास हुआ। किंवदंती के अनुसार इस पेड़ को पवित्र और पवित्र माना जाता था। ये कभी भी किसी अशुभ आभा को आश्रय नहीं देता था। और अगर वांग टेंग ने सही अनुमान लगाया, ये प्रकाश के वृक्ष का बीज है। कम से कम मेरी जानकारी के अनुसार तो यही है, युवती ने कहा। क्या ऐसा है? वांग टेंग ने कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। महिला की आंखें हल्की सी झपक रही थीं, वह ये पता लगाने में असमर्थ थी कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा था। वांग टेंग ने इसके बारे में सोचा, फिर बीज की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की। बीज का अंदरूनी हिस्सा प्रकाश से भरा एक सफेद स्थान जैसा था। संघनित प्रकाश शक्ति ने वांग टेंग की आत्मा को पोषित किया, उसे रुकने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वह दृढ़ निश्चयी था और उसकी निगाह अडिग थी। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया और गहराई में उतर गया। टकराना। अचानक प्रकाश फूट पड़ा और कथित बीज के भीतर से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति प्रस्फुटित हुई। रोशनी में एक धुंधली आकृति उभरी। यह पवित्र, राजसी और अविनाशी थी, बिल्कुल किसी देवता की तरह। वांग टेंग ने उस छायाचित्र को देखा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त किया। वह जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक राजसी और ठंडी आवाज ने कहा। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति छा गई, जिसने वांग टेंग की अपनी शक्ति को परास्त कर दिया। मरना। ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी, साथ में शक्तिशाली सफेद रोशनी भी। जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति उस युवक को दुनिया से मिटा देने पर आमादा लग रही थी। वांग टेंग ने अंतहीन रोशनी के पार सुनहरी आंखों की एक जोड़ी देखी। उसने उपहास किया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई। 9 खजानों के शिवालय ने सुनहरे प्रकाश की अनंत किरणें छोड़ी और आने वाली सारी शक्ति को दबा दिया। धमाका। आध्यात्मिक आक्रमण को तुरंत दबा दिया गया। वह शिवालय पर लगे कांच की तरह टूटकर बिखर गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। बेशर्म। उस आकृति की सुनहरी आंखें क्रोध से भरकर चमक उठी। वांग टेंग ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर पर पगोडा से हमला किया। धमाका। एक जोरदार विस्फोट हुआ। स्वर्ण आकृति तुरंत टुकड़ों में बदल गई, पूरी तरह से विघटित हो गई। ये सब क्या है? वांग टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। तुम? युवती घबरा गई, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस आदमी को एक खाली नजर से देखा। उसने बीज के अंदर हुए विस्फोट को स्पष्ट रूप से महसूस किया, लेकिन यह एहसास जल्दी ही गायब हो गया। अंदर की चीज अपने आप नहीं मिट गई थी, उसे किसी ने हरा दिया था। केवल वह और वह मानव ही वहां मौजूद थे। वह और कौन हो सकता है? लेकिन यह व्यक्ति कौन है? वह वास्तव में बीज के अंदर छिपे आध्यात्मिक निशान को हराने में सक्षम था। वह कितना शक्तिशाली है? उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका दिल भय से भर गया। उसे लगा कि वह युवा इंसान एक बहुत ही भयानक अस्तित्व था। वांग टेंग ने युवती की ओर देखा, फिर उसे पकड़ने की कोशिश की। आध्यात्मिक शक्ति से बने एक विशाल हाथ ने काम कर दिया। आह! युवती जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसका रंग तेजी से पीला पड़ने लगा। फिर उसका शरीर भी कमजोर हो गया। पी अल्फा पी डी अल्फा न्यू ए सेओ में यह आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति थी। वांग टेंग ने आध्यात्मिक शक्ति से युवती को खींचकर अपने पास बुलाया और पूछा, अभी क्या हुआ था? युवती बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। वह डर के मारे चिल्ला रही थी, मत करो, मुझे मत मारो। प्रश्न का उत्तर दो, वांग टेंग ने शांतिपूर्वक कहा। यह प्रकाश की माता थी, युवती ने पीला चेहरा लिए कहा। प्रकाश की मां? वांग टेंग ने उपहास किया।
कोई भी ऐसा कह सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या थी, सिर्फ नाम नहीं। मुझे नहीं मालूम, मैंने उसे कभी नहीं देखा, युवती ने जल्दी से जवाब दिया। उसके वांग टेंग और भी अधिक सशंकित हो गया। जिस भाषा का वे संवाद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उसे देखते हुए हर का उच्चारण अलग था। वांग टेंग को लगा कि महिला का उस प्राणी को हर कहकर संबोधित करना हास्यास्पद था। केवल वे योद्धा जो शाश्वत स्तर को पार कर देवता जैसी अवस्था तक पहुंच गए थे, उन्हें हे या की कहलाने का अधिकार था। चीनी में उच्चारण एक ही है लेकिन शब्द अलग है, इसलिए हम अंतर करने के लिए अपोस्ट्रोफ का उपयोग करेंगे। अंधेरे में छिपे इस आदमी को खुद को ऐसा कहने का क्या अधिकार है? रुको, इस महिला ने ये चीज कभी नहीं देखी है। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। जैसे ही उसने बेविच को सक्रिय किया, उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। मेरी आंखों को देखो। युवती उससे आंख मिलाने से बचना चाहती थी, लेकिन वह उस व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित थी और मंत्रमुग्ध हो गई थी। वांग टेंग ने उससे दोबारा पूछा, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। उसने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे पता चला कि वह वास्तव में नहीं जानती थी। राउंड बॉल वांग टेंग के कंधे पर प्रकट हुई और गंभीरता से बोली, ऐसा लगता है कि प्रकाश की मां बहुत रहस्यमयी है। मुझे बाहरी दुनिया के लिए अज्ञात ग्रह पर इस तरह के आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। सामान्यतः कहा जाए तो, जो जितना अज्ञात है उतना ही रहस्यमय है, राउंड बॉल ने उत्तर दिया। वेबलेन पहले भी यहां आया था। क्या उसे कुछ और नहीं मिला? वांग टेंग को संदेह था। राउंड बॉल ने विश्लेषण करते हुए कहा, मुझे डर है कि उन्होंने इस मामले में आपकी तरह गहराई से जांच नहीं की होगी। आखिरकार वे बाहरी लोग थे, जिनका कोई बुरा इरादा नहीं था, वे ग्रह के रहस्यों की जांच नहीं कर सकते थे। तुम्हारी बातें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। वांग टेंग को कुछ समझ नहीं आया। क्या बुरे इरादे हैं? क्या मैं गलत मानसिकता के साथ यहां आया हूं? आप केवल अपने आप से ही ये पूछकर पता लगा सकते हैं। छोटे बच्चे ने युवा नायक को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। उसे अभी भी ये पता नहीं था कि वांग टेंग के पास क्या क्षमताएं थी और उसने गुफा कैसे खोजी। यह आदमी एक खजाना शिकारी की तरह है। वह जहां भी जाता है वहां खजाना होता है और वह उसे कभी नहीं छोड़ता। वांग टेंग ने खंडन करना चाहा। क्या मैं लालच से प्रेरित व्यक्ति हूं? यह उसका अपमान था। तभी युवती जाग गई और भयभीत होकर वांग टेंग को देखने लगी। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम तो बस एक सीप हो। मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं? वांग टेंग ने झल्ला कर कहा। क्लैम स्पिरिट युवती। वह उसके शब्दों से अपमानित महसूस कर रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम मांसल दिखते हो, मैं तुम्हें आज रात खा जाऊंगा, वांग टेंग ने कहा। युवती शू अंडस्को। वांग टेंग ने क्लैम के अंदरूनी भाग से दूरी बना ली और अपनी आत्मा को निर्देशित कर बड़े हाथ बनाए तथा अचानक विशाल क्लैम को बंद कर दिया। नहीं, युवती चिल्लाए। युवक ने इधर उधर देखा और नए गिरे हुए विशेषता बुलबुले उठा लिए। नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 1500। नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 1200। चमकदार आकाश तारांकन 200। प्रकाश की उत्पत्ति 10। अल्पविराम। अचानक वांग टेंग के दिमाग में कुछ आया। एक युद्ध तकनीक। चमकदार आकाश। प्रकाश को एक विशेष तरीके से संघनित किया गया और तुरंत छोड़ा गया, जिससे अंतहीन प्रकाश वाला क्षेत्र निर्मित हुआ। और उस प्रकाश के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली हत्या का इरादा छिपा हुआ है। चमकदार आकाश वह चाल थी जिसका प्रयोग युवती ने पहले किया था। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी तकनीक मिल सकती है। यह एक शक्तिशाली हमला था। एक बार प्रकाश में आने पर आप अंधे और असुरक्षित हो जाएंगे। दुर्भाग्यवश वांग टेंग इसका प्रतिकार कर सके। 100 ड्रैगन नेत्र प्रकाश को अवशोषित कर सकता है और अंधेरी रात बना सकता है। ईमानदारी से कहूं तो यह बहुत ही संयोग था। उसे लगा कि यह सब कुछ अविश्वसनीय था। अगर उसने सोलर ड्रैगन आई हासिल नहीं की होती, तो उसके पास प्रकाश तकनीक का सामना करने का कोई अच्छा तरीका नहीं होता। इससे पार पाने का एकमात्र विकल्प क्रूर बल था। हालांकि उन्होंने यात्रा से पहले सोलर ड्रैगन से कुछ विशेषताएं प्राप्त करने का निर्णय लिया और अपनी जाति की सबसे मजबूत प्रतिभा प्राप्त करने में सफल रहे। यद्यपि उसे विशेष नेत्र विशेषताएं प्राप्त नहीं हुई, फिर भी यह उसके उपयोग के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा क्लैम की आत्मा बहुत मजबूत थी। यह सौभाग्य की बात थी कि सोलर ड्रैगन आई के साथ उसकी क्षमता उससे निपटने के लिए पर्याप्त थी। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। लगता है मुझे इस ग्रह पर चलने के लिए सोलर ड्रैगन आई पर निर्भर रहना पड़ेगा, वांग टेंग ने सोचा। इसके बाद उन्होंने विशेषता बोर्ड की जांच की। चमकदार आकाश 200/1000 फाउंडेशन एट नोवल एट। केवल 200 विशेषता बिंदु थे, जो केवल आधार स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थे। वह इसे सुधारने की जल्दी में नहीं था।
उसके पास इस समय बहुत ज्यादा खाली विशेषताएं नहीं थीं, और वह उन्हें बाद में इस्तेमाल के लिए बचा रहा था। इसके बाद उन्होंने एक अन्य विशेषता पर ध्यान दिया। उस गुण से अर्जित ज्ञान का स्तर चमकदार आकाश से कहीं अधिक गहरा था। सौभाग्य से वांग टेंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका ज्ञान स्वर्ग तक पहुंच गया था और इसे काफी उच्च माना जाता था। इसके अलावा उनके पास प्रकाश काया थी, और वे प्रकाश शक्ति से संबंधित हर चीज के प्रति संवेदनशील थे। प्रकाश तत्व से संबंधित किसी भी चीज के लिए ज्ञान प्राप्त करने से उन्हें कई गुना परिणाम मिलेंगे। सिस्टम की मदद के बिना भी उसे लाइट ओरिजिन की समझ में आगे बढ़ने के लिए थोड़े समय की ही आवश्यकता थी। बेशक विशेषता बुलबुले को अवशोषित करना बहुत तेज था। कुछ समय बाद वांग टेंग को लाइट ओरिजिन पूरी तरह से समझ में आ गया। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, लेकिन इसका मतलब था कि उसने एक अतिरिक्त मूल शक्ति प्राप्त कर ली थी। यह प्रकाश उद्गम है। वांग टेंग सचमुच आश्चर्यचकित था। क्लैम स्पिरिट अधिकतम सम्राट स्तर का तारा जानवर था। भले ही उसने बीज की शक्ति उधार ली हो, वह केवल शाही स्तर के मध्य स्तर तक ही पहुंच सकती थी, जो एक ब्रह्मांड योद्धा के बराबर था। ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा की तुलना में बहुत अधिक अंतर था। मूल शक्ति का प्रकट होना असंभव था। हालांकि लाइट ओरिजिन दिखाई दिया। केवल एक ही संभावना थी। प्रकाश की उत्पत्ति क्लैम आत्मा द्वारा नहीं, बल्कि बीज के भीतर की चेतना से हुई थी। हाँ, चेतना की डोर। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश मूल विशेषता बुलबुले किसी निश्चित व्यक्ति की चेतना द्वारा बीज के भीतर गिराए गए थे। लगता है कि यह प्रकाश की मां कोई साधारण प्राणी नहीं है। वांग टेंग सतर्क हो गया। वह उसके अस्तित्व को देखकर चिढ़ गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे कमांकेगा। एक बीज सम्राट स्तर के स्टार बीस्ट को शाही स्तर की मध्यम स्तरीय शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त था। तथाकथित प्रकाश की मां को कोई असाधारण और निश्चित रूप से शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। फिर भी किसी कारणवश उसने छुपी रहना ही उचित समझा तथा बाहर आने से इनकार कर दिया। प्रकाश उत्पत्ति 10/10,000 प्रथम श्रेणी। वांग टेंग अवाक रह गया जब उसने विशेषता बोर्ड पर 10 बिंदुओं को देखा। उसके पास मूल तो था, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। फिर वह पूल से बाहर निकल गया। वहां और अधिक समय तक रहने का कोई मतलब नहीं था। अल्पविराम लाइट वेलवेट ग्रह के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। वहां एक विशाल घास का मैदान था जिसमें 3 मीटर ऊंची हरी भरी घास थी। कई सितारा जानवर उसके भीतर छिपे हुए थे, शिकार के आने का इंतजार कर रहे थे। एक तेज हवा चली और सारी घास लहर की तरह हिलने लगी। तभी अचानक एक ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष यान अचानक प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह शून्य से निकलकर आकाश में अंतरिक्षीय उतार चढ़ाव के चक्र छोड़ रहा हो। जहाज धीरे धीरे नीचे की ओर तैरने लगा और जमीन से लगभग 10 मीटर ऊपर मंडराने लगा। यान से एक आकृति उड़कर नीचे आई। वह एक युवा महिला थी जिसके छोटे छोटे चांदी जैसे बाल थे। वह लगभग 17 साल की थी और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। उसकी पुतलियां चांदी के रंग की थीं, बिल्कुल साफ पानी के तालाबों की तरह। वह ऊंची घास में डूब गई, क्योंकि उसकी ऊंचाई केवल 1.58 मीटर थी। शाकाहारी ने उसे पूरी तरह से ढक लिया। इससे वह असाधारण रूप से छोटी और नाजुक दिखती थी। युवती फिर से ऊपर उड़ी। वह गुस्से से बुदबुदाते हुए बोली, बेवकूफ घास, यह इतनी लंबी क्यों है? गर्जन। एक भयंकर गर्जना सुनाई दी, उसके बाद तेज हवा चलने लगी। यह एक विशालकाय भेड़िया था जिसने चांदी के बालों वाली लड़की को शिकार के रूप में चुना था। शिकार छोटा था, लेकिन वह कोमल दिख रही थी। वह स्वादिष्ट होनी चाहिए। विशाल भेड़िए की आंखों में एक धूर्त और बुद्धिमान चमक दिखाई दी। क्या तुम मुझे खाने की कोशिश कर रहे हो? छोटी लड़की ने हंसते हुए हवा में उछलकर कहा। उसने एक मुक्का मारा। उसकी छोटी मुट्ठी विशालकाय भेड़िए की कमर पर पड़ी और भेड़िए को बलपूर्वक पीछे फेंक दिया गया। विशालकाय भेड़िया दर्द से चिल्लाया, क्योंकि उसे पता था कि उसका मुकाबला उसके प्रतिद्वंद्वी से हो गया है, इसलिए वह मुड़कर भाग गया। वापस आओ। चांदी के बालों वाली लड़की चमक उठी और विशाल भेड़िए के सामने फिर से मुक्का मारने के लिए प्रकट हुई। कुछ समय बाद विशालकाय जानवर बुरी तरह से पिट गया। वह डर और पछतावे के मारे जमीन पर सिमट गया, अपने दोनों अगले पंजों से अपना सिर ढांक लिया और छोटी लड़की की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो, युवा लड़की ने अपनी मधुर आवाज में चिल्लाकर कहा। विशालकाय भेड़िया चिल्लाया। डरे हुए भेड़िए ने उसे अपनी पीठ पर सवार होकर एक निश्चित दिशा में जाने की अनुमति दे दी, जो उसके वर्णन के आधार पर था। कृपया अवश्य पधारिए। वांग टेंग को यह नहीं पता था कि उसके आगमन से पहले और बाद में बाहरी लोगों के 2 समूह ग्रह पर उतरे थे। या तो कोई भी वहां नहीं गया या सभी लोग एक साथ लाइट वेलवेट ग्रह पर चले गए।
क्या इसे वांग टेंग का भाग्यशाली या अशुभ माना जाए? समुद्र तट पर धातु बख्तरबंद ज्वलंत बिच्छू ने बड़े केकड़े को चारों ओर से घेर लिया। रेत चारों ओर उड़ गई। बिच्छू कभी कभी अपनी गति बढ़ा देता और अपने चिमटे से केकड़े के सिर पर वार कर देता। ये केकड़े के खोल को तोड़ने के लिए तो पर्याप्त नहीं था, लेकिन उसे दर्द से चीखने के लिए पर्याप्त था। जब वांग टेंग ने ये सब होते देखा तो वह हंसने और रोने लगा। केकड़ा किसी बॉस की तरह बगल की ओर चल रहा था। वास्तव में वह सभी केकड़ों का राजा था। वांग टेंग शाम के समुद्री भोजन का इंतजार करने लगा। विशाल क्रस्टेशियस अचानक भागते समय कांप उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बुरी मंशा उस पर हावी हो गई है। वांग टेंग विशाल केकड़े और जलते हुए बिच्छू के सामने प्रकट हुआ। दोनों सितारा जानवरों ने अपने आपातकालीन ब्रेक लगाए, जिससे रेत का ढेर इकट्ठा हो गया जो उसकी ओर उछला। दोनों प्राणी अचंभित रह गए। अरे, हम तो खत्म हो गए। वे एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे दूसरा पक्ष मूर्ख हो। वांग टेंग के होंठ फड़कने लगे। सारी रेत उसके सामने रुक गई, उसके कपड़ों के किनारे को छुए बिना। एट नोबल एट। उनके चुंबकीय सार हृदय से रेत को नियंत्रित करना बहुत आसान था। बिच्छू ने राहत की सांस ली। वह सावधानी से आगे बढ़ा और बोला, मालिक, मैं देख रहा हूं कि तुम मजे कर रहे हो। वांग टेंग ने बाद वाले की ओर देखा। जलता हुआ बिच्छू कांप उठा। उसने अपना चिमटा हिलाया और कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी मजा नहीं है। 60 किलो के बिच्छू को बच्चों की तरह कांपते देख वांग टेंग हैरान रह गया। क्या मैं इतना डरावना हूं? हा। जलता हुआ बिच्छू अजीब तरह से हंसा। उसे समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। नहीं कहना अनादर का संकेत होगा। हाँ कहना वांग टेंग को तानाशाह कहने के समान होगा। कोई सही उत्तर नहीं था। जलते हुए बिच्छू को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वांग टेंग ने हाथ हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बिच्छू ने मन ही मन सोचा, यदि मैं स्वादिष्ट होता तो तुम मुझे पहले ही खा चुके होते। वांग टेंग ने बाद वाले को अनदेखा किया और विशालकाय केकड़े को देखा। प्राणी कांप उठा और जल्दी से दूर देखने लगा। पुतलियां सिकुड़ गईं। मौन। वांग टेंग को अचानक आश्चर्य हुआ कि क्या वह बहुत दुष्ट था। उसने अपना सिर हिलाया और पलकें झपकाईं। फिर उसने बीज निकाला। विशालकाय केकड़ा उस वस्तु को देखकर जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी आंखों में लालच उमड़ आया। उसकी निगाहें तीव्र होती गईं।